गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिज्यूम करते हैं हम स्ट्रेट लाइंस के टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइंस है। काफ़ी दिनों से लेक्चर्स नहीं हो पा रहे थे, मैंने जैसे बताया आपको, आई वॉज कोविड पॉजिटिव, बट अभी एवरीथिंग इज़ ओके। तो रिज्यूम करते हैं यहाँ से अपन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, दैट इज डिस्टेंस फॉर्म। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, और थोड़ा मुश्किल भी लगेगा आपको, है ना। हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, बट टाइम के साथ साथ वी विल मैनेज। ठीक है, देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या कहता है। कोई भी, जैसे कि अपन ने लाइन की इक्वेशन लिखना कितने तरीकों से सीखा है, 5 तरीकों से, है ना। टोटल 5 वेज वी स्टडीड कि लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाए। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, सॉरी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन, है ना। और ऐसे करके अपन ने टाइप 2 भी सीखा था जिसमें m नहीं गिवन होता था, अपने को निकालना होता था। फिर टाइप 3 भी सीखा अपन ने, एंड 4 एंड 5। अभी ये भी एक टाइप ही है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, है ना। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन जो होती है वो इस तरीके से नजर आती है। मैं पहले लिखवा दे रहा हूँ आपको, आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या लिखा है और कहाँ से आया है, बट लिख लो, है ना। इस तरीके की होती है, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर। ये होता है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, अभी ये आया कहाँ से वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसको समझेंगे कैसे अपन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, ध्यान से समझना। मैं आपकी अटेंडेंस लूँगा आफ्टर 15 मिनट्स, और अटेंडेंस लेने का एक तरीका है, सिंपल तरीका रहेगा, तो दैट वी विल डू एज वेल। ओके, तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन या डिस्टेंस फॉर्म। देखिए कोई भी लाइन है अपने पास, और वो लाइन मैंने बना दिया इस तरीके से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड इफ आई ड्रॉ लाइन इन अ मैनर, इन दिस मैनर। ठीक है, और मान लो कि ये लाइन का जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल है थीटा। ठीक, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, tan थीटा। m इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। अपने को क्या पता है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इसका एंगल जो बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज थीटा। तो इसका स्लोप हो जाएगा कितना, tan थीटा। मान लो कि ये जो लाइन है इस पर एक खूबसूरत पॉइंट रखा हुआ है x1 कॉमा वाई वन, x1 कॉमा वाई वन। तो यार आप लोग बोलोगे कि सर स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इस लाइन पर, इस लाइन की इक्वेशन तो आप वैसे भी लिख सकते थे ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन। सही ना, आप लाइन की इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते थे। तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो सर, ये क्या है, ये क्या बकवास है। तो बकवास नहीं है वो, मैं बताऊंगा आपको। पहले तो आपको सिनेरियो समझना है। सिनेरियो ये है कि लाइन हमें गिवन है, और लाइन पर रखा हुआ एक पॉइंट हमें पता है P, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, इस लाइन का स्लोप पता है हमें। तो स्लोप पता है तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी पता हुआ है। ठीक है, तो देखिए लाइन की इक्वेशन तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन। आ रहा है कि समझ में। इस तरीके से लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। अब मैं, है ना, इस लाइन की इक्वेशन को थोड़ा सा उटपटांग तरीके से आपके सामने तोड़ूंगा, आई विल ब्रेक इट डाउन। ठीक है, तो सबकी नज़र स्क्रीन पर होनी चाहिए, इट्स वेरी इजी, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमको ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में और डेप्थ में समझना है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो y माइनस वाई वन है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ पहले। हाँ, ये y माइनस वाई वन है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये जो tan थीटा है ना, y माइनस वाई वन इक्वल्स, tan थीटा को लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, आ रहा है समझ में। tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख दिया, लिख सकते हैं अपन ऐसा। नाउ व्हाट आई विल डू, हाँ, मैं ये sin थीटा जो है ना, इसको इधर ले जा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y माइनस वाई वन के नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा। तो है ही, सोच कर देखो,
यहाँ पे x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा है ही, और यहाँ पे y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा हो गया। आ रहा है समझ में? पक्का? अच्छा 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 अच्छा। ये जो इक्वेशन आई है ना मेरे पास, यही पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब ये पैरामीट्रिक क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, ये एक आइटम है, इसको अपन राम बोल देते हैं। ये एक आइटम है, इसको अपन श्याम बोल देते हैं। अगर राम इज इक्वल टू श्याम है, मतलब दोनों बराबर है आपस में, है ना? राम और श्याम दोनों आपस में बराबर है, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो दोनों का वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए आर मान लेते हैं, कि दोनों का वैल्यू जो बराबर होगा उसको अपन आर कह देते हैं, आर। तो राम का वैल्यू भी आर के बराबर है और श्याम का वैल्यू भी आर के बराबर है। दोनों को आर के बराबर क्यों करा है? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना। तो दोनों का आंसर अपन मान लेते हैं कि आर के बराबर है। सो दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। अब यार पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन ऐसे तो मैं पढ़ा देता हूँ ना, लेकिन इसमें फील नहीं आती है। मैं हमेशा ऐसे पढ़ा देता हूँ, लेकिन इसमें है ना फील नहीं आने वाली आपको। फील कब आएगी? जब अपन इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए ये पॉइंट दिया हुआ है अपने को, डायग्राम पे आ जाओ। ये पॉइंट दिया हुआ है अपने को पी, ठीक है। हाँ, अब ये आर क्या है वो भी अपन देखेंगे। मैंने तो यहाँ पे प्लेन अज्यूम कर लिया, अपन फीलिंग नहीं समझ पा रहे कि आर है क्या। यहाँ पे आ जाइए डायग्राम पे। एक बात बताइए कि ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, इस पर रखा हुआ एक पॉइंट है अपने पास, पता अपने को पी। आ रही बात समझ में? अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इस पॉइंट पी से 5 यूनिट आगे, 5 यूनिट आगे कोई एक पॉइंट आपको लिखना है क्यू, तो आप लिख पाएंगे क्या? ये आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। देखते हैं क्लास के कितने बच्चे बता सकते हैं। क्लास के कितने बच्चे बता सकते हैं, देखते हैं। ये पॉइंट पी अपने को गिवन है, दिस इज द पॉइंट पी। इस पॉइंट पी से 5 यूनिट्स आगे, 5 यूनिट्स आगे अगर आपको मैं बोलता हूँ कोई पॉइंट क्यू लिख कर बताओ, तो उस पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट आप लिख पाओगे? सोचिए थोड़ा सा, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। यस कैसे लिखेंगे बेटा बताओ? सर, थ्रू लोकस। लोकस कैसे? सही बोल रहे एच कॉमा के उसे हो। एच कॉमा के उसे अज्यूम करेंगे। और फिर उसका ट्रिक मतलब वो फॉर्म लिखेंगे। कैसा? सही कह रहे हो, बताओ आप। by the distance formula डिस्टेंस फार्मूले से 5 यूनिट h आपको गिवन हाँ minus यस। x1 and a minus y1 एच, हाँ आप कह रहे हो कि एच माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वाई वन का होल whole स्क्वायर square. शुड बी इक्वल टू 25, 5 स्क्वायर है ना। तो इससे बेटा अपने को एच और के में एक रिलेशन मिल जाएगा। एच और के में एक रिलेशन मिल जाएगा, लेकिन दो नोन है तो एक और रिलेशन चाहिए। दो नोन है तो दो इक्वेशन चाहिए ना, तो एक और इक्वेशन कहाँ से आएगी? ये सही बता रहे हो आप, कोई गलत नहीं है इसमें। एक और इक्वेशन कहाँ से आएगी? सर स्लोप हाँ एच एक्सलेंट। के वन के माइनस वाई के वन माइनस अपॉन। वाई वन और एच माइनस एक्स वन, ये हो गया स्लोप। अरे यार, ये पॉइंट पॉइंट और 2 पॉइंट पता है तो स्लोप पता है। और इस लाइन का स्लोप एक्चुअल वाकई में इसका स्लोप क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा तो एक गिवन वैल्यू है ना, नोन वैल्यू है, या नोन थोड़ी है। तो आपको यहाँ पे एच और के में दो रिश्ते पता चल गए यार। बहुत मेहनत और मजदूरी करने के बाद आप एच के निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका है करने का। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका, मैं बहुत ही स्टाइलिश तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है? बहुत ही स्टाइलिश तरीका। और वो तरीका सुनिएगा ध्यान से ना। मैंने क्या बोला आपको? पॉइंट पी अपने को एक लाइन पर पता है, उस पॉइंट से 5 यूनिट आगे अगर अपने को जाकर दूसरा पॉइंट पता करना है, तो वो कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो देखो वो कैसे पता करेंगे अपन। सबसे पहले तो यार ये वाला डिस्टेंस 5 है और इसको मैंने क्यू बोल दिया। तो क्या आप ये ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हो? यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाकर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल किया जा सकता है ना, सही है? अच्छा, ओके। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा मुझे ये बताइए सबसे पहले। दिस डिस्टेंस विल बी x1, सही है ना? और ये वाला जो डॉटेड रेड लाइन है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस ये होगा y1 के बराबर, क्योंकि इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वही तो ये डिस्टेंस होगा y1। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा y1 के बराबर। ये ठीक है? सॉरी। तो ये x1 हो गया, y1 हो गया। अब यार मेरे को आप ये वाला डिस्टेंस बता सकते हो कि ग्रीन कलर का डिस्टेंस जो है, ये इसको मैं m बोल देता हूँ। तो पी एम डिस्टेंस बता दोगे आप मुझे? पी एम, एनीवन इन दिस क्लास? बहुत ही आसान है, क्योंकि ये एंगल थीटा है अगर, तो ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग हो गया ना पैरेलल लाइन से, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा है तो क्या ये ग्रीन वाला डिस्टेंस 5 cos थीटा नहीं हो जाएगा? सोच कर देखिए।
फिजिक्स में पढ़ा होगा कंपोनेंट ना, ये 5 का आपने कॉस कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, और ये क्यू एम कितना हो जाएगा, 5 sin थीटा। 5 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट मेरे को पता ही तो चल गए, देखो ना, ये वाला डिस्टेंस जो है ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, क्यू पॉइंट का, क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ना ये वाला डिस्टेंस, क्या x1 तो है ही प्लस 5 cos थीटा, सही बात है। तो x1 प्लस 5 cos थीटा, और इस q का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एनीवन, y1 प्लस 5 sin थीटा, तो y1 प्लस 5 sin थीटा, ये हो गया। आ रही बात समझ में आपको सबको? तो ये मैंने आपको क्या बोला कि इसी लाइन पर 5 यूनिट आगे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये वाला पॉइंट x1 y1 है, तो बस इसमें आपको 5 cos थीटा और 5 sin थीटा जोड़ना है। x कोऑर्डिनेट में आपको 5 cos थीटा जोड़ना था, और y कोऑर्डिनेट में आपको 5 sin थीटा जोड़ना था। अगर मैं आपको बोलूं कि इसी लाइन पर 10 यूनिट आगे कोई पॉइंट बताओ, तो सेम कंसेप्ट होता है ना, बस 5 की जगह 10 आ जाता। सोचकर देखो ना, कॉमन सेंस की बात है, 5 की जगह क्या आ जाता, 10 आ जाता। तो यहाँ पे क्या होता है 10 cos थीटा, यहाँ पे 10 sin थीटा। आ रही बस समझ में आपको? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसी लाइन पर आप 50 यूनिट आगे, है ना, 50 यूनिट आगे कोई पॉइंट खोज कर बताए, तो आप आराम से सेम कंसेप्ट लगा सकते हो, बस 5 की जगह 50 हो जाएगा, क्योंकि आप 5 की जगह 50 यूनिट्स आगे जाओगे, लेकिन ट्राइंगल तो सेम ही बनेगा, कंसेप्ट तो सेम ही बनेगा। तो 5 प्लस 50, सॉरी x1 प्लस 50 cos थीटा हो जाता है, और 50 sin थीटा हो जाता है y1 प्लस। अच्छा, तो इसको जनरलाइज कर दूं क्या यार मैं? अगर मैं इसको देखो, सबको आगे प्लीज, इफ आई जनरलाइज दिस, मैं ये 5 की जगह, आई होप यू आर वाचिंग, इस 5 की जगह मैं r लिख देता हूँ कि r यूनिट आगे कोई पॉइंट ढूंढ कर बताओ, तो कितना आसान हो जाएगा ना। r यूनिट आगे मतलब डिस्टेंस है बेटा। तो मैंने क्या बोला कि बस ये r cos थीटा हो जाएगा 5 cos थीटा की जगह, और यहाँ 5 sin थीटा की जगह r sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा r cos थीटा, और यहाँ पर भी r sin थीटा। ठीक है, हाँ, अभी आप ये डायग्राम अच्छे से बना सकते हो। तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पर, इस पॉइंट P से r यूनिट्स आगे अगर आपको खोजना है, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा। बस यही है पैरामीट्रिक फॉर्म, मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा। अब इधर देखिए प्लीज एवरीवन, हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट, ये तीनों, ये राम श्याम और घनश्याम है, तीनों बराबर है आपस में, तो आप तीनों में से कोई दो को इक्वेट कर सकते, तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे, तो y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तो y यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, है ना, आर साइन थीटा प्लस y1, चेक कर लो, अगर समझ में ना आए तो मुझे बताइए। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, मतलब x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हर कोई लिखना छोड़ दो, हर कोई लिखना छोड़ दो, यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये होता है कि ये एक लाइन थी, है ना, ये एक लाइन थी, इस लाइन पर एक सुंदर सा पॉइंट रखा हुआ था अपने पास x1 और y1, एक सुंदर सा पॉइंट रखा हुआ था। अब आपको अगर r यूनिट आगे, r डिस्टेंस आगे कोई और पॉइंट खोजना हो तो कैसे खोजेंगे, वही सुंदर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 प्लस आर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है बेटा, जो स्लोप है ना, स्लोप तो tan थीटा है, उसी थीटा का कॉस वैल्यू, जो स्लोप का थीटा आ रहा है, इंक्लिनेशन आ रहा है ना, जो उसी थीटा का कॉस वैल्यू ले लिया अगर अपन ने, तो आर कॉस थीटा आ जाएगा, और उसी इंक्लिनेशन का साइन वैल्यू ले लिया तो साइन थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, मेरे को एक मिनट, y क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट जो ऑलरेडी अपने को पता है प्लस आर साइन थीटा। इज दैट ओके? यस, प्लीज इसको आप लिख डालें। अब इसको, है ना, मैं पहले एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाए। देखो, अब इसको जनरलाइज कर देते, प्रूफ, दिस इज प्रूफ, इसको अपन ने जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज कैसे करना है, हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन पर एक सुंदर सा पॉइंट रखा हुआ है, वो पॉइंट का नाम है एक्स, सॉरी, वो सुंदर पॉइंट थोड़ा बीच में बना देता हूँ, वो सुंदर सा पॉइंट है x1 कॉमा y1। ठीक है, पॉइंट P बोल दिया। अब इस पॉइंट P से अगर आपको r यूनिट आगे जाना है, अगर आपको r यूनिट आगे जाना है, तो r यूनिट आगे जाके अपन कोई पॉइंट अगर खोजते हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली पॉइंट Q मान लेते हैं उसको, पहली बात तो
ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है दैट एक्स कोऑर्डिनेट प्लस आर कॉस थीटा कॉमा वाई कोऑर्डिनेट प्लस आर साइन थीटा, खत्म। बस यही पैरामीट्रिक फॉर्म है, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम है ना ये देखो देखो ऐसे याद रख लेते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म को, हमको ये ज़्यादा आसान लगता है रादर देन दिस, इसके बजाय हमको ये वाला ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि इसमें अपन डायरेक्टली सोच पा रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट प्लस आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट प्लस आर साइन थीटा। तो मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसे ही याद रखो। ऐसे किताबों में गिवन होता है तो इसलिए मैं लिखवाता ऐसे हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन समझने के लिए और याद करने के लिए ऐसे ही याद रखा करो। मुझे भी ऐसे ही याद रहता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, खत्म, ठीक है। तो अगर आपको मैं बोलता हूँ कि 5 यूनिट आगे कोई पॉइंट ढूंढ के बताओ, आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि सर थीटा बता दो बस। आपको इस लाइन का स्लोप ऑफ कोर्स पता होना चाहिए ना, तो आपको स्लोप पता है तो इंक्लिनेशन पता है। तो इफ़ यू नो द इंक्लिनेशन या फिर स्लोप ऑफ दिस लाइन तो यू नो द थीटा। इफ़ यू नो थीटा तो आप क्या करो, बस एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा और वाई वन प्लस आर साइन थीटा, खत्म। अब इसमें एक और जादू होता है, एक और जादू ये होता है कि अगर जैसे कि यहाँ पर तो मैंने क्या बोला आपको कि आर यूनिट आगे जाओ, आर यूनिट आगे जाओ तो आपको पॉइंट क्या मिला, एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा और एक्स वन प्लस आर साइन थीटा। अगर मैं यहीं पर बोलता हूँ कि आर यूनिट पीछे जाओ, आर यूनिट पीछे जाकर कोई पॉइंट ढूंढो, तो सब कुछ सेम सोचते हैं आप, है ना, सब कुछ सेम तरीके से सोचते, बट पॉइंट जो हो जाता है आपके पास वो ऐसा हो जाता है। पॉइंट को मैंने आर रिज्यूम कर लिया, एक्स वन माइनस आर कॉस थीटा हो जाता। अगर आपको पीछे जाना है तो एक्स वन माइनस आर कॉस थीटा हो जाएगा और वाई वन माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा। मतलब आगे जाना हो तो प्लस आर कॉस थीटा करेंगे और पीछे जाना है तो माइनस आर साइन थीटा करेंगे, माइनस आर कॉस थीटा करेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो जनरलाइज करके जो मैंने लिखा ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, किसी भी लाइन का आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालना है। पैरामीट्रिक इक्वेशन कुछ नहीं होता है, आपको बस पता करने की कितना यूनिट आगे जाऊँ मैं। अच्छा, वो जो डिस्टेंस है ना, जैसे ये डिस्टेंस आर है, ये अलोंग द लाइन होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या बेवकूफ़ी कर देते हैं ना कि इस पॉइंट पर, सॉरी, ये पॉइंट तो पता ही है अपने को, तो इससे ऐसा कर लेते, ये देखो ये 5 यूनिट नीचे चलेगा। अबे ऐसा नहीं करना है, लाइन के अलोंग आपको जाना है, लाइन के ऊपर ऊपर चल के जाना है। ये तो लाइन से बाहर निकल गए ना, आपको लाइन के अंदर रहना है, लाइन के बाहर मत निकल जाना कि ये लो 5 यूनिट आगे चले गए और यहाँ पर पॉइंट लिख दिया एक्स वन कॉस थीटा, एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा और वाई वन प्लस आर साइन थीटा। ना 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 ना, ऐसे मत करना, ठीक है। अलॉन्ग द लाइन होता है, ठीक है। तो इसको आप पहले लिख लो अच्छे से और फिर मैं इसका थोड़ा सा है ना इंग्लिश में जो भी एक्सप्लेनेशन है वो लिखवा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस लाइन एंड ड्रॉ दिस डायग्राम। और वो माइनस आर कॉस थीटा कहाँ से आया, देखो देखो प्लीज़ इधर देखो, समझा ही देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। आप आर यूनिट पीछे जाओगे तो आपको सेम डायग्राम मिलेगा, है ना, सेम डायग्राम मिलेगा। आप प्रूव कर सकते हो कि माइनस कहाँ से आया है इफ़ यू वांट, बट अदरवाइज इतना लिख लो आप पहले, इतना लिखिए, फिर अपन इसको आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी आपको। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखिए, टू राइट, पहले ही लिखिएगा, टू राइट पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन क्या क्या पता होना चाहिए आपको, वी शुड बी नोइंग, वी शुड बी नोइंग अ पॉइंट, अरे यार वेट, वी शुड बी नोइंग अ पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन and its inclination। ठीक है, इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, उसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो आपको पता होना चाहिए बस। अरे यार आपको क्या पता होना चाहिए, पॉइंट एक्स वन पता होना चाहिए और इंक्लिनेशन पता होना चाहिए कॉस थीटा, और वो डिस्टेंस आर भी पता होना चाहिए, तो आप एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा कर सकते हो, ठीक है। आर तो आपको ऑफकोर्स क्वेश्चन ही गिवन होगा, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना लिखे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस बार आपका मॉक टेस्ट कैसा गया था संडे को, मैंने देखा नहीं आप लोगों के रिजल्ट, देख ही लेता हूँ।
हाँ नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, रुकिए। यस, नाउ राइट दिस। तो अपन ने इस चीज़ को जो जनरलाइज करा है, मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी पॉइंट पता है उससे आर डिस्टेंस अगर आगे जाना हो तो क्या पॉइंट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पता है x1 ना, तो आर यूनिट आगे क्या हो जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस आर साइन थीटा। और आर यूनिट पीछे जा रहे हैं अगर अपन दूसरा डायरेक्शन, देखो आगे पीछे तो रिलेटिव होता है ना, अगर मैं इसको आगे बोल दूँ तो ये ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा, अगर आप इसको आगे बोल दे तो ये पीछे हो जाएगा। तो आप उसकी टेंशन मत लिया करो कि कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, आप कोई भी एक डायरेक्शन को आगे बोल दिया करो। वो डायरेक्शन को आगे अगर अपन ने बोल दिया है तो प्लस आर कॉस थीटा वहाँ पे कर देना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको टेंशन नहीं लेना, मैथमेटिक्स इतना खूबसूरत है ना कि अगर वो आपने आगे बोला है और वो वाकई, मान लो आपने इसको आगे बोल दिया और ये डायरेक्शन वाकई में पीछे है, इट्स नॉट आगे वाला डायरेक्शन, तो अपने आप क्या होगा ना, यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू इस तरीके से सेट हो जाएगा कि आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। सर आज से हमारे अलर्ट के पेपर शुरू हो रहे हैं और मैथ्स में 3D ज्योमेट्री आने वाला है। कोई बात नहीं, ऑनलाइन पेपर है तो तुम तो छाप लोगे नहीं, और वैसे भी स्कूल वाले क्या पूरा फुल सिलेबस पूछ लेते हैं ना, तो 3D ज्योमेट्री तो अपन ने नेक्स्ट ईयर ही पढ़ना है। तो आप लोग 3D ज्योमेट्री में, जैसे 2D ज्योमेट्री में क्या होता है कि एक्स और वाई होता है ना, उसमें जेड आ जाएगा, तो डिस्टेंस फार्मूले में एक जेड और लगा देना, सेक्शन फार्मूले में जेड आ जाएगा। या तो आप वैसे कर लेना, या तो आपको पता ही है कि एक पेपर कैसे पास करना होता है ना। ऐसे मैं आपको कुछ गलत चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन स्कूल के एग्ज़ाम्स को ज़्यादा सीरियसली अभी फ़िलहाल अपन नहीं ले सकते, 12th में ज़रूर लेंगे, 11th में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको भी। इसको अपन अब लिख ले, कोई भी पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं अपन, आर डिस्टेंस लिख लेते हैं ना, एनी पॉइंट ऑन द लाइन एट a distance at a distance r unit along the line can be considered as r यूनिट। आगे आपको कोई भी पॉइंट लेना है तो उसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं अपन, ऐसे x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, ओके। इसको अपन कैसे कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर थीटा इज कांस्टेंट। लिखिए दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, अच्छा अपन इस बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या क्या बेटा, थीटा कांस्टेंट है ना यार, इंक्लिनेशन लाइन का तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, बस ये डिस्टेंस आर जो है वो वेरी कर रहा है। आर में अगर आपको बोलो कि 5 यूनिट आगे जाओ तो आप 5 यूनिट आगे चले जाओगे, मैं आपको बोलता हूँ कि 7 यूनिट आगे कोई पॉइंट लिखो तो आप 7 यूनिट आगे लिख दोगे, 25 यूनिट आगे बोलता हूँ तो 25 यूनिट, तो आर चेंज कर रहे हैं ना अपन। तो इसमें कांस्टेंट क्या हो गया, थीटा और x1, एंड वेरिएबल क्या हो गया आर। तो दिस इज parametric equation of line, this is parametric equation of line where theta is constant where theta is constant, थीटा कांस्टेंट है और आर वेरिएबल है ना, तो आर को अपन बोलते हैं पैरामीटर, एंड आर इज पैरामीटर। देखो पैरामीटर मतलब सिंपली वो वाला आइटम जो चेंज हो रहा है, जो बदल रहा है, तो आर बदल रहा है ना, तो थीटा हो गया पैरामीटर। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाने जा रहा हूँ, जिसमें हर साल कोई ना कोई बच्चा आके मेरे से एंड में पूछता ही है ना, इसलिए मैं उसको स्टार्टिंग में लिखवा देता हूँ आजकल कि थीटा, पता नहीं आप लोग पूछते हैं नहीं पूछते, थीटा हमेशा एक्यूट भी हो सकता है और ऑप्ट्यूज भी हो सकता है। थीटा कैन बी एक्यूट और ऑप्ट्यूज, मतलब अगर थीटा एक्यूट है तो उसको एक्यूट लेना है, और ऑप्ट्यूज है तो उसको ऑप्ट्यूज ही लेना है, क्योंकि ऑप्ट्यूज लेने से क्या होगा ना, कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो बच्चे डर जाते हैं कि सर मैं गलत कर रहा हूँ क्या, कि सही कर रहा हूँ, कोई नहीं आप सही कर रहे हो,
जैसा थीटा है आपको वैसा ही लेना है। थीटा कैन बी एक्यूट और इवन ऑब्ट्यूज, ऐसा लिखिए, एक्यूट और इवन ऑब्ट्यूज। अब यार सवाल करेंगे तो ही समझ में आएगा, और इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई में, ठीक है। तो क्वेश्चंस करोगे तो आपको फील होने लगेगा कि यार इतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहला सवाल लिखिए आप, इन विच डायरेक्शन अ लाइन, इन विच डायरेक्शन a line through point 1 comma 2 point 1 comma 2 must be drawn so that its intersection point P with the line x plus y equals to 4 may be at a distance of √6/4 यूनिट्स फ्रॉम ए। पहले सवाल लिख लो, सवाल आप लिख लो, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब मेरे साथ साथ लिखिए, क्योंकि देखो मैं हमेशा कभी भी मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाता हूँ कि आपको क्वेश्चन तुरंत स्क्रीन पे दिख जाएगा और मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। मैं डायरेक्टली आपके सामने लिखता हूँ ताकि आप भी मेरे साथ साथ लिखें, क्योंकि हम लोग लाइव क्लास में ना, रिकॉर्डिंग होता तो ज़रूर मैं पीपीटी से पढ़ाता हूँ। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया करो कि सर की स्पीड के साथ आप चल सकते हो, है ना। इन विच डायरेक्शन a line through point 1 comma 2 must be drawn so that its intersection point P with the line। पढ़ो एक बार और, इन विच डायरेक्शन a line through point 1 comma 2 must be drawn so that its intersection point with this line may be at a distance of √6/4। अच्छा, देखिए मैं समझाता हूँ इस सवाल को। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। दिस इज x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। आपको बोला गया है कि एक पॉइंट है हमारे पास a, क्या है पॉइंट, ये वाला पॉइंट a है, इसको लिख लेना है ना, दिस पॉइंट इज a, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग। तो हमें ये क्या कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट a है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,2। अब आपको बोल रहा है कि एक और लाइन है इस दुनिया में जिस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वो लाइन ऐसी मान लेते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपको बोला गया है कि हम ये रेड वाले पॉइंट से, यहाँ पे क्या बोला है कि लाइन टू बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट सो दैट इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट विद दिस लाइन मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ √6/4। देखो आपको बोला है कि इस पॉइंट से हम किस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करें सो दैट उस लाइन का जो डिस्टेंस है वो इस ब्लू वाली लाइन से √6/4 यूनिट हो। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। इन विच डायरेक्शन लाइन थ्रू द पॉइंट 1,2 से अपने को एक लाइन ड्रॉ करना है सच दैट उस लाइन का, उस लाल कलर वाली लाइन का, ये दिख रहा है आपको, उस लाल कलर वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट P से, इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन से, ये ब्लू वाली लाइन से √6/4 यूनिट्स हो। मतलब ये वाली लाइन जो मैंने आपको बनाई है, उस लाइन का ब्लू वाली लाइन से जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज AM डिस्टेंस, वो √6/4 यूनिट होना चाहिए उस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने को समझ में जो आया है वो एक बार और अच्छे से अपन इसको विजुलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करना है, देखो पॉइंट ए से। अब एक पॉइंट ए से आप कितने तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये रहा पॉइंट है। मैं हज़ारों तरीके से लाइन बना सकता हूँ। एक लाइन ये बना दिया मैंने, या तो एक लाइन ये बना दिया मैंने, या एक लाइन ये बना दिया मैंने। इस पॉइंट ए से आप हज़ारों करोड़ों लाइन बना सकते हो, राइट। लेकिन आपको एक वो खूबसूरत लाइन बनानी है कि उस लाइन
लाइन का, सॉरी कहाँ गया, उस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है पी, पी बोला है, उस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी आ रहा है ना, वो इंटरसेक्शन पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो 6√6/4 यूनिट पर हो, ऐसा। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है और ये जो पॉइंट पी है, इनका डिस्टेंस √6/4 यूनिट है। आ रही है आपको बात समझ में? ऐसा करके हमसे कुछ कहा गया है। तो इसको आप ट्राई करो 2 मिनट, डिस्टेंस है, देखते हैं सोच पाते हो या नहीं, फिर मैं बताता हूँ। देखो, आई होप आपने थोड़ा बहुत सोचा होगा, ये जो लाइन है इसका इंक्लिनेशन ही तो निकालना है आपको बेसिकली, थीटा। क्यों? क्योंकि आपको बोला किस डायरेक्शन में बनाओ, डायरेक्शन मतलब लाइन का डायरेक्शन क्या हो गया, उसका थीटा। अगर ये थीटा थोड़ा बड़ा कर दिया तो ये डायरेक्शन हो गया, इसका यही थीटा है ना, और थोड़ा सा बड़ा कर दिया इंक्लिनेशन तो ऐसा डायरेक्शन हो गया। कहने की बात यह है कि आपको थीटा निकालना है। दूसरी बात कि अगर इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है तो इसका स्लोप टाइम थीटा हो जाएगा। अब आप सोचो कि ये पॉइंट ए अपने को पता है ना, अब पी निकालना है तो पैरामीट्रिक फॉर्म से निकाल सकता हूँ क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे इन्वॉल्व है। देखो ना, आपको क्या बोला गया है कि ए से पी यूनिट आगे जाना है, आपको ए से सॉरी √6/4 यूनिट्स आगे जाना है। √6/4 यूनिट्स आगे जाकर आपको कोई पॉइंट पी लिखना है, सही बात है। तो पॉइंट पी में आराम से नहीं लिख सकता हूँ, देखो कितने आराम से लिख दूंगा मैं। ए पॉइंट पता है आपको, तो √6/4 को आप आर मान लो, तो आर यूनिट आगे कोई पॉइंट कैसे लिखोगे, x1 प्लस आर कॉस थीटा। अरे यार कम ऑन, थीटा ही तो निकालना है अपने को, तो कॉस थीटा अपने को पता नहीं बट आर पता है, तो x1 प्लस √6/4 कॉस थीटा, और y1 कितना है 2, तो y1 प्लस आर साइन थीटा। यार ये डिस्टेंस जो है आर है, बस आपको पता है कि कोई भी, मैंने आपको पैरामीट्रिक पॉइंट पे क्या सिखाया था पैरामीट्रिक फॉर्म में, कि पॉइंट से आपको आर यूनिट आगे जाना है तो बस x1 प्लस आर कॉस थीटा पॉइंट हो जाएगा और y1 प्लस आर साइन थीटा, खत्म। तो कोई भी पॉइंट अपन √6/4 यूनिट आगे कैसे कंसिडर कर सकते हैं, 1 प्लस आर कॉस थीटा और 2 प्लस आर साइन थीटा, मतलब √6/4 साइन थीटा। ठीक है, ऐसे। ओके ओके, जिसकी एग्ज़ाम हो रही है वो लोग मीटिंग अभी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट लिखा मैंने ग्रीन कलर से, ये पॉइंट क्या है पी, ये पॉइंट आपको पी निकालना है। काश यहाँ पे थीटा पता चल जाए, तो थीटा ही तो निकालना है अपने को। यार ये जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट डेफिनेटली इस ब्लू वाली लाइन पे लाई करेगा ना, x प्लस वाई इक्वल टू 4 पे लाइन लाई करेगा, तो हम इस पॉइंट को उठा के इस लाइन पर रख देते हैं। तो जस्ट पुट दिस पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो पॉइंट पी विल सेटिस्फाई द पॉइंट पी is lying on x plus y is equal to 4. Therefore, it will satisfy it. Therefore, it will satisfy it. तो पॉइंट पी को उठा के मैंने रख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लाइन। ठीक है, 1 प्लस √6/4, एक्स की जगह रखा मैंने 1 प्लस √6/4 कॉस थीटा प्लस y की जगह रखा अपन ने 2 प्लस √6/4 साइन थीटा, 2 प्लस √6/4 साइन थीटा। अरे यार ये x की जगह x कोऑर्डिनेट रखा, y की जगह y कोऑर्डिनेट रखा, और ये RHS में तो 4 पहले से लिखा हुआ है, तो इस 4 को लिखे रहने दो। ठीक है, तकलीफ किसी को कोई? हाँ जी, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और वो 3 RHS में जाएगा तो 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा ना। बचेगा क्या अपने पास, √6/4 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सोच कर देखिए। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4/√6। √6 को अपन कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। ठीक है, और ऊपर 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 ना, तो 2 को अपन ने √2 इंटू √2 लिख दिया। देखते हैं जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ सही होती है क्या।
√3/2 एक्चुअली ठीक है, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं यार। ये जो रूट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसको मैंने आपको कम से कम 1 करोड़ बार समझाया हुआ क्लास में कि अपन इसको श्रिंक कर सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अपन सिंगल कोसाइन में लिख सकते हैं। तो कोई भी बच्चा इस क्लास में मुझे बताना चाहेगा कि सिंगल कोसाइन में अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या आएगा? √2 टाइम्स, याद है सबको, π/4 थीटा, याद आया अभी भी? बीच में क्या आएगा, प्लस या माइनस? बस यही बता दो मेरे को। माइनस। माइनस। ठीक है, तो कभी भी आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिखे उसको तुरंत सिंगल कोसाइन में या साइन में लिख दिया करो। मैं हमेशा कोसाइन प्रेफर करता हूँ, आपको रीज़न पता चल जाएगा कि क्यों कोसाइन हमेशा प्रेफर करता हूँ मैं, हमेशा। तो देखो ये ऊपर क्या लिखा था, 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √3। और अच्छा ये √2 काट दो ना, क्या तुम भी, तो √2 काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 अपॉन √3। और ये √2 और √2 भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस ऑफ π/4। जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट। √6 बाय क्या था यार, आर इज √6/3 है शायद क्वेश्चन में। एक मिनट है ना, तो 3/√6 हो जाएगा अच्छा, क्वेश्चन मैंने गलत छाप दिया, दिस इज √6/3, यहाँ पे ना √6/3 करना, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, बस चेंज करना अपने को थोड़ा सा, ठीक है, हर जगह 3 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो ये 3 और ये 3, ये 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो ये तो √2 और ये इसको मैं लिखता हूँ, रुको अब क्या करें अपन, इसको रैशनलाइज कर देते हैं ना, लफड़ाई खत्म। तो √6 और √6, तो ये जगह 3√6 अपॉन 6, ठीक है, काट दो इसको, तो 3×2 = 6, ओके। ये √6 हो जाएगा √2 इंटू √3 अपॉन √2 इंटू √2, ठीक है, ये √2 कट गया और ये √2 नीचे आ जाएगा, तो अपने पास cos ऑफ 45 माइनस थीटा, डरना मत है ना, सिंपल कैलकुलेशन है, बस एक थोड़ा सा मैंने गलती कर दी थी क्वेश्चन छापने में, एल्स वी वर डूइंग एवरीथिंग फाइन, क्वेश्चन छापने में गलती हो गई थी। इसको अपन लिख देंगे √3/2, ये √2 नीचे आएगा ना यहाँ पे, तो इसको अपन ने कह दिया √3/2, तो cos ऑफ एनी एंगल इज √3/2 है ना। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं मसाला कह देता हूँ, cos मसाला इज √3/2। क्या आप मेरे को मसाले का वैल्यू बता सकते हो क्या आएगा? cos कब कब √3/2 होता है? सबसे पहली बात 10वीं कक्षा में जो आपने पढ़ा था, √3/2 होता है 60 डिग्री पर, तो मसाले का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब रेडियन में π/3 रेडियन। एक और एंगल आ सकता है, cos 2 बार √3/2 होता है, एक बार यहाँ पर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक बार यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अरे cos पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 2 बार होता है ASTC रूल के हिसाब से, भूल गए क्या? ASTC रूल के हिसाब से, तो यहाँ पर भी होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल कौन सा हो जाएगा? 300। 300 डिग्री। यार 300 डिग्री सही कह रहे हो आप, तो 300 डिग्री को अपन रेडियन में क्या लिख सकते हैं, बताइए मुझे। या तो ऐसे सोच लो ना कि ये 2π होता है 360 डिग्री, तो 2π माइनस 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री करना है आपको, 2π माइनस, यहाँ कर लेता हूँ, 2π माइनस 60 डिग्री मतलब π/3, π/3। ओके, ठीक है, तो ये हो गया मसाले का वैल्यू, π/4 माइनस थीटा, मसाले की जगह मैंने क्या रखा, π/4 माइनस थीटा, और ये आ गया π/3 के बराबर, तो यहाँ से आपको थीटा का एक वैल्यू पता चल जाएगा, π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 5π/3। अब देखो यार, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है वो ये क्वेश्चन इस लाइन के बाद सॉल्व ही नहीं कर सकता है। आपको भले स्ट्रेट लाइन आ जाए, लेकिन आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आप खत्म हो। पूरी 12th क्लास में भी यही सिनेरियो रहेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आप एकदम कुछ नहीं कर पाओगे।
समझो इस चीज़ को आप, है ना। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, जल्दी लिखो। मैं देखो ये कितना है 45, ये कितना है 60। तो 45 माइनस 60, यार मैंने 30 लिखना चाहिए था ना यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। यहाँ 5/6 आएगा, पता नहीं 60 क्यों आया मेरे दिमाग में। √3/2 30 होता है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई/6 आ जाएगा। तो ये कितना 6 2 12, 12 माइनस 1 11, 6 2 12 ना, 11 पाई/6 आएगा ये। ठीक है, ये इसको ठीक कर लो यार, है ना। दिस इज पाई/6 एंड दिस इज 11 पाई/6। ये 11 पाई/6 में बहुत सारे बच्चे फड़फड़ा रहे होंगे ना, जिनको ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे वही लोग फड़फड़ा रहे होंगे। बाकी ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको 60 का गजन लिखना है, तो 360 माइनस 60 दैट इज 300। ठीक है, तो 2 पाई माइनस, अच्छा ये सही लिखा था अपन ने शायद, पाई/3 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री होता है ना। ठीक है, लिखो यार इसे। तो यहाँ से अपने पास थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा आ जाएगा हमारे पास पाई/4 माइनस पाई/6। यार ये 45 होता है और ये 30 होता है, 45 माइनस 30 इज 15 डिग्री। तो थीटा आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री मतलब 6 2 कितना पाई/12 ना। कैलकुलेशन है भाई, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेना खुद से। ज़्यादा फड़फड़ाहट हो तो आप एलसीएम लो बच्चों जैसे और करो। ठीक है। हम्म। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा वो भी देखते हैं अपन। एक और थीटा आएगा अपने पास, दैट विल बी पाई/4 माइनस 11 पाई/6, है ना। तो 24, 12 ले लो ना यार एलसीएम। तो 4 3 12 और 6 2 12, 22। बहुत घटिया आंसर आ रहा है ना। 3 पाई माइनस कितना आ जाएगा ये 19 पाई/12। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है पक्का, इतना गंदा एंगल नहीं आ सकता। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर अपन मसाला देखते हैं √3/2, तो 30 डिग्री का कज़न चाहिए। 30 डिग्री का कज़न चाहिए मतलब आपको क्या करना है, 2 पाई माइनस 30 करना है ना। तो 2 पाई माइनस 30 करना है, तो 30 कितना होता है पाई/6 होता है ना। तो 2 पाई माइनस पाई/6, तो 12 - 1 11 पाई/6। या तो -30 लेके काम चला लेता हूँ मैं, -30 डिग्री भी ले सकते हैं ना। इसको डायरेक्टली -30 डिग्री बोल सकता हूँ। -30 डिग्री मतलब -पाई/6, ऐसे करके कर लेते हैं। क्योंकि यार 5, ये जो मैंने आपको 300 डिग्री बोला था, वही चीज़ को अपन -30 डिग्री भी लिख सकते हैं। 330 डिग्री, नॉट 330 डिग्री बोलूँ या -30 डिग्री बोलूँ, एक ही बात है। तो -30 ले लेते, थोड़ा ज़्यादा आसान आंसर आ जाएगा, ईजी आंसर आ जाएगा। तो देखो ये वाला मसाला जो है वो ये है, मसाला पाई/4 माइनस थीटा, इसको अपन -पाई/6 ले लेते हैं। तो अपने पास पाई/4 प्लस पाई/6 आ जाएगा। ऐसे तो जो ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से आपको चेंज करना होगा, बट अभी चिंता मत करो। हाँ जी, 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा 75। 75 मतलब हो जाएगा 5 पाई/12। आप एलसीएम लेके कर लो, मैंने डायरेक्टली कर ली। तो थीटा का वैल्यू 2 2 आ रहा है। ऐसे 2 2 वैल्यू ऑफ थीटा क्यों आ रही है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप इतना लिख लो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री, प्योर ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको अगर यहाँ से इनफैक्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, उसके पहले स्ट्रेट लाइन था। ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत जरूरी है। स्क्रॉल अप कर देता हूँ, ये लो। देखो एक बहुत अच्छा डाउट है कोमल को कि
ये जो यहाँ पर आपने यहाँ पर आपने डायरेक्टली जनरल फार्मूला क्यों नहीं लिख दिया? ठीक है, अच्छा डाउट है, मैंने सोचा था समझाऊंगा, फिर मेरे दिमाग से उतर गया, बट आपने पूछ लिया। देखो यहाँ पे जनरल फार्मूला हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जो आपको थीटा चाहिए वो क्या है, इस लाइन का इंक्लिनेशन। और लाइन का इंक्लिनेशन कहाँ से कहाँ तक होता है आपको मैं सिखा चुका हूँ। लाइन का जो भी इंक्लिनेशन होता है वो 0 से पाई के बीच में ही होता है इंक्लिनेशन, क्योंकि अपन कोई भी लाइन का इंक्लिनेशन कभी भी ऐसा नहीं बोलते ना कि जैसे कि एक लाइन बनाई मैंने, ये वाली लाइन, इसका इंक्लिनेशन हम मान लेते हैं 60 डिग्री, तो ये तो बड़ा इजी हो गया, एक्यूट एंगल 60 डिग्री खत्म। लेकिन अगर मैंने एक और लाइन बनाई और इसका इंक्लिनेशन लेटर से 150 डिग्री हुआ, तो इसका इंक्लिनेशन हम क्या बोलेंगे 150 डिग्री। लेकिन अगर इसको मैंने और घुमा दिया, इस लाइन को मैंने अगर ऐसे 60 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका इंक्लिनेशन हमने 60 डिग्री बोला था, लेकिन अपन इसको घुमाकर ऐसा नहीं बोलते कि ऐसे मेजर करो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, इस तरीके से ऐसे नहीं मेजर करते हम इसको, 180 से बड़ा नहीं होने देते। इन शॉर्ट, या तो 60 डिग्री बोलेंगे या तो फिर कोई भी 180 से छोटा एंगल बोलेंगे। इसको अपन ऐसे घुमा कर नहीं बोलेंगे कि ऐसे मेजर करने के बजाय आप इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऐसे मेजर कर लो, तो आपको बड़ा एंगल मिलेगा, रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा उस केस में। तो ऐसे नहीं मेजर करते। तो लाइन का एंगल जो भी होता है वो 0 से 180 के बीच में होता है। अब अगर आप जनरल सॉल्यूशन लिख दोगे तो जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, कॉस मसाला इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा मसाला इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 60 डिग्री, प्लस माइनस कितना 30 डिग्री ना, π/6। आई होप ये करेक्ट है, ये करेक्ट है ना। अब ये अगर आप एंगल लिख दोगे ना तो इसमें आपको बहुत सारे एंगल मिल जाएंगे। एन की जगह 1 रखोगे, एन की जगह आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 पाई प्लस π/6। तो आ जाएगा 6 2 12, 12 प्लस 1 13 π/6। 13 π/6 बहुत बड़ा एंगल हो गया। आप इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये काफ़ी बड़ा एंगल हो गया। मतलब आप आराम से देखो 2 पाई कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, प्लस ये π/6 कितना होता है 30 डिग्री। तो ये बेसिकली है क्या 390 डिग्री। यार किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन 390 डिग्री अपन नहीं बोलेंगे। 390 डिग्री मतलब क्या हो गया, ये 2 पाई है उससे 30 डिग्री और ज़्यादा, तो अपन इसको डायरेक्टली 30 ही ना बोल दे। तो हम इसलिए ये वाला फॉर्म नहीं लिखते क्योंकि इसमें आपको बड़े बड़े एंगल भी मिलेंगे। और लाइन का इंक्लिनेशन तो अपन छोटा ही बोलते हैं हमेशा, 0 से 180 के बीच में। तो जनरल सॉल्यूशन हम लाइन के केस में नहीं लिखेंगे, लाइन का स्लोप हमेशा अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही लिखेंगे, है ना, ताकि आपका आंसर हमेशा 0 से 180 के बीच में रहे। ठीक है, 390 भी आप बोलो, अगर आप बोल देते हो कि लाइन का स्लोप 390, तो ये तो वही बात हो गई कि आप क्या कह रहे हो कि ये 30 डिग्री इसका इंक्लिनेशन है, लेकिन आप इसको एक चक्कर घुमा कर मेजर कर रहे हो। ये आपने लाल वाला एंगल बोला कि नहीं नहीं मैं तो इंक्लिनेशन 390 डिग्री दे रहा हूँ, गलत है, ऐसे नहीं देना। लाइन का इंक्लिनेशन आप 0 से 180 के बीच में दोगे, तो इसलिए अपन 30 देते, 390 नहीं देते। और यहाँ पे एन का वैल्यू 1 रखने पे 390 आ रहा है। आप मान लो एन का वैल्यू 2 रखोगे तो कितना बड़ा एंगल आएगा 4 पाई प्लस π/6। तो ये तो और बड़ा हो गया ना, इंक्लिनेशन अपना छोटा होता है, तो इसलिए हम लोग जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, बहुत वैलिड डाउट था आपका, मैं खुद समझाता इसको बट मेरे दिमाग में से उतर गया। ठीक है, आई होप आपने लिखा होगा। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है ना ये, और अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको बोला हुआ कि बाद में करेंगे, तो वो बाद अब आ चुका है। तो आफ्टर दिस क्वेश्चन विल बी डूइंग दैट क्वेश्चन, डीपीपी नंबर 2 का 9th क्वेश्चन, पैरामीट्रिक फॉर्म का ही क्वेश्चन है। तो पहले आप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। फाइंड द कोऑर्डिनेट of C such that triangle ABC is equilateral triangle where A point 3, 2 and B point है 7, 4। ठीक है, पहले तो यार ये क्वेश्चन आप खुद से सोचो 2 मिनट, और अंदर ही अंदर आप ये बिलीव करो कि मेरे से ये क्वेश्चन हो जाएगा। होने से पहले आप ये बिलीव करो कि इसका डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप इसका डायग्राम बनाइए। एक ट्रायंगल है, उसमें आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी गिवन है,
और पॉइंट सी आपको निकालना है सच दैट कि वो इक्विलेटरल हो जाए। आपको सी का कोऑर्डिनेट इस कदर निकालना है कि वो इक्विलेटरल हो जाए। तो अपने को है ना, ये पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट बी गिवन है, इस तरीके से ऐसा मान लो ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी गिवन है। अब आपको सी पॉइंट इस तरीके से खोजना है, ढूंढना है सच दैट कि ये ए बी सी ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाए। तो आप सी पॉइंट को आप ऐसे नहीं रख सकते कहीं पे भी ऊट पटांग, या फिर ऐसे रख दिया तो उस केस में इक्विलेटरल नहीं हो पाएगा ना। इक्विलेटरल बनाना है तो सी पॉइंट बहुत खूबसूरती से आपको किसी एक जगह पर प्लेस करना पड़ेगा। कैसे प्लेस करें अपन कि वो इक्विलेटरल हो जाए? ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझाया है। इस क्वेश्चन का लॉजिक मैंने अभी भी बताया नहीं कि सोचेंगे कैसे, वो आप लोग खुद सोचें। ठीक है, जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है वो ज़रूर यूट्यूब पे देख रहा होगा, है ना, तो खुद से आप इसको सोचिए एक बार। ठीक है, ओके, आपने थोड़ा बहुत सोचा होगा। आगे बढ़ते देखिए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको 3,2 गिवन है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आपको 7,4 गिवन है। अब आपको कह रहा है कि पॉइंट सी निकालो। पॉइंट सी निकालना है अगर आपको सच दैट कि ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाए, तो अपन कैसे यूज़ करेंगे इसको, कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लो। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो इसको मान लो इक्विलेटरल। और आप इसको जब ज्वाइन करोगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये इक्विलेटरल बनना चाहिए। सही बात है ना। तो पॉइंट सी आपको ढूंढना है। यार इसके ना दो आंसर आने चाहिए। पहली बात तो ये अपने को पहले से एडवांस में फील हो जाए कि इसके दो आंसर आने चाहिए। जैसे पिछले के भी दो आंसर आए, वो वाला मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको करता हूँ इसके बाद। लेकिन इसके दो आंसर क्यों आने चाहिए? इसके दो आंसर इसीलिए आने चाहिए क्योंकि यार पॉइंट सी ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। सोचो ना, पॉइंट सी आपने मान लो यहाँ का ही ढूंढा, तो भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे भी बनाया जा सकता है, ऊपर भी बनाया जा सकता है ना। तो हमने क्या बोला कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है इसको वाकई में, तो आप सोचो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा सामने वाली साइड पर, वो हम निकाल सकते हैं आराम से, वेरी इजीली। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए सी एम मान लेता हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस मैं आराम से निकाल सकता हूँ क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 60 डिग्री हो गया, सॉरी ये एंगल 60 डिग्री हो गया, है ना। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लोगे आराम से। तो जो ए बी का डिस्टेंस होगा वही ए सी का डिस्टेंस होगा फिर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना भाई, सारे साइड्स का लेंथ इक्वल होगा। तो ए बी डिस्टेंस में पहले फटाक से निकाल लेता हूँ, 2 सेकंड लगेगा मुझे। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला 7 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। 7 - 3 is 4, 4 4 जा 16 प्लस 4 - 2 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 16 प्लस 4 हो जाएगा √20। ठीक है, ये √20 यूनिट्स, तो √20 यूनिट्स हो गया, दिस इज √20। नो 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 सॉरी, ये √20 नहीं, ये √20 है। अगर ये √20 है तो आप मेरे को आराम से बता सकते हो कि ये भी √20 होगा। और अगर ये √20 है तो ये वाला डिस्टेंस जो सी एम है ये कितना हो जाएगा, √20 साइन थीटा, √20 साइन 60। सोच कर देखो, अरे कॉम्पोनेंट ही तो निकाल रहा हूँ। तो √20 साइन 60 कितना होता है, √3/2, है ना। तो सी एम डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी एम विल बी √20 साइन 60, दैट विल बी √20 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, तो √60, अच्छा √20 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 4 5 जा 20, तो 2√5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो कितना हो गया बेटा, √15 हो गया, 2 कट जाएगा ना। तो सी एम कितना आ गया अपने पास, √15 यूनिट। अब सी एम निकाल के क्या फ़ायदा हुआ देखते हैं, सी एम निकाल के क्या फ़ायदा हुआ वो अपन देखते हैं। तो ये √15 यूनिट। अब आपको करना कुछ नहीं है, पैरामीट्रिक फॉर्म से अगर आप सोचोगे तो ये मंकी पॉइंट मेरे को दुनिया का कोई भी बच्चा बता देगा। कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम भाई। ये मिड एम पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि यार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो एम को मिड पॉइंट होना पड़ेगा, है ना। तो मंकी पॉइंट निकाल ले अपन। देखिए 7 + 3 कितना होता है 10, 10/2 कितना होता है 5, लिख दो यहाँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 + 4 कितना होता है 6, 6/2 कितना होता है 3। अच्छा, तो मतलब मंकी पॉइंट से आप √15 यूनिट आगे जाओगे अगर,
तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट सी मिल जाएगा। यही तो कह रहे हैं अपन, मंकी पॉइंट से √15 यूनिट्स अगर आप आगे जाओगे, अलोंग विच लाइन, अलोंग द लाइन सीएम, सीएम लाइन के अलोंग अगर आप √15 यूनिट आगे जाते हो तो आपको पॉइंट सी मिल जाएगा। बस ये सीएम पॉइंट का स्लोप पता चल जाए, क्योंकि यार देखो जिस लाइन के अलोंग अपन जा रहे होते हैं उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। ये वाली लाइन का थीटा अपने को पता नहीं था, तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। यहाँ पे अपन ने क्या सीखा था कि यहाँ पे अपने को कॉस थीटा और साइन थीटा पता होना चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है, जो भी इंक्लिनेशन है उसका कॉस वैल्यू, तो उसका कॉस थीटा और साइन थीटा पता होना चाहिए। तो यार मुझे आप बता सकते हो कि ये सीएम लाइन का स्लोप पता कर सकते हैं क्या अपन? एनीवन इन दिस क्लास, कोई मुझे बता दे कि सीएम लाइन का स्लोप कैसे पता करेंगे। बहुत ईजी है, सीएम लाइन का स्लोप पता करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे परपेंडिकुलर देख के समझ में आ जाएगा। देखो स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप पता है आपको? हाँ निकालेंगे ना, दोनों पॉइंट पता है तो स्लोप निकाल लेंगे। तो y2 माइनस y1 1/2 4 माइनस 2 देखते हैं अपॉन 7 माइनस 3, तो 4 माइनस 2 हो गया 2 और 7 माइनस 3 हो गया 4, ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो ये ए बी लाइन का स्लोप कितना हो गया, हाफ। तो अगर ए बी लाइन का स्लोप हाफ है तो ये सी एम लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -2। ठीक है ना, तो ए बी लाइन का स्लोप हाफ है तो स्लोप ऑफ सी एम विल बी -2। मतलब सी एम लाइन, अरे यार देखो सी एम लाइन अगर ऐसी होती, सी एम, उल्टा लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पहले एम लिख देते फिर सी लिख देते, तो सी एम लाइन अगर ऐसी होती तो एम पॉइंट अपने को पता है 5,3। आपको करना क्या है, आपको इससे √15 यूनिट आगे जाना है और सी पॉइंट पता करना है। ठीक है, और इस लाइन का इंक्लिनेशन हमको पता है -2, तो tan थीटा अगर, अच्छा इसका इंक्लिनेशन हमको पता है, अगर इसका इंक्लिनेशन पता है तो बेसिकली इसका tan थीटा पता है ना, tan थीटा ही तो -2 होता है। तो tan थीटा अगर -2 है तो क्या आप मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा बता सकते हो क्या होगा? सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से, कि किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन या किसी भी लाइन का स्लोप नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, कि उसका इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज है, उसका इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज है, राइट। तो tan थीटा अगर -2 है तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है, 90 से 180। अरे यार ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से 180 के बीच में, तो 90 से 180 के बीच में कोई एंगल है अगर, तो उसका साइन वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, है ना। तो आप ये माइनस साइन को भूल जाया करो, माइनस साइन को पहले भूल जाओ, माइनस साइन को भूल जाओगे अगर, तो tan थीटा आपको 2/1 गिवन है। 10वीं कक्षा में अपन सॉल्व करते थे, याद आ रहा है आपको? ऐसे ट्राइंगल बनाते थे, थीटा लेते थे, साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट लिखते थे, और फिर आप ये हाइपोटेनस भी लिख दोगे, कितना आ जाएगा, 4 + 1 5, √5 आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू दोनों लिख सकते हो। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का वैल्यू होगा साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ऑफ कोर्स यार ऑब्ट्यूज एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होता है, एएसटीसी रूल, सेकंड क्वाड्रेंट है ना ऑब्ट्यूज एंगल, और कॉस थीटा नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ माइनस लगा दिया अगर अपन ने, तो अब आप आराम से सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। √15 यूनिट आगे जाओगे अगर आप, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे अपन, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, 5 प्लस जितना डिस्टेंस है r इंटू कॉस थीटा। यार ये वाली लाइन जो है ना, इस लाइन का थीटा अपने को पता चल गया और उसका साइन थीटा भी पता चल गया, कॉस थीटा भी पता चल गया, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना, -1/√15, -1/√15, बस खत्म, कॉमा y1 प्लस r साइन थीटा प्लस √15, साइन थीटा कितना है, 2/√15। इज दैट ओके? तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट अपने को पता चल गया ना, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ इसको। सर वो हाँ √15 में शायद से √5 है साइन और कॉस का वैल्यू। अच्छा हाँ, ये √5 है, थैंक्स 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 थैंक्स, मैंने यहाँ गलती से मिस्टेक कर दिया, √5 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे यार, √5 को काट दो, तो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं, देखो एक्स कोऑर्डिनेट
प्लस आर, अपन क्या कर रहे हैं ना यहाँ पे देखो, √15 यूनिट आगे जा रहे हैं तो इसलिए अपन ने प्लस करा है दोनों बार, देखो प्लस और प्लस, कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू तो जो आया अपन ने वैसा ले लिया, बट प्लस ज़रूर किया है ना। अच्छा, तो √5 प्लस √15 कितना आ जाएगा बताइए मुझे। √15 इंटू, काट दो ना उसको, 5×3 = 15 होता है ना, √15 3 टाइम्स कटे तो 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 2 कॉमा, यहाँ पे भी काटो, 5×3 = 15 होता है और 3×2 = 6, 6 और 3 9, 2,9 आ जाएगा, 2,9 आ जाएगा अपने पास ये वाला पॉइंट। ओके, अच्छा लेकिन अगर अपन सोचो √15 यूनिट ऊपर गए ना, अगर आप √15 यूनिट नीचे जाते, √15 यूनिट नीचे जाते तो भी आपको एक पॉइंट मिलता। प्लीज़ आगे देखिए हर कोई प्लीज़, हाँ √15 यूनिट अगर अपन नीचे जाते ऐसे तो भी आपको एक पॉइंट सी मिलता, और वो पॉइंट सी जो मिलता वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकता है ना एबीसी से, यार नीचे भी तो बन सकता है, जो ऊपर हुआ वही नीचे कर सकते हैं अपन, तो इसका मतलब ऐसे 2 पॉइंट पॉसिबल होने चाहिए। तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि सी यूनिट ऊपर जाने की बजाय सी यूनिट नीचे भी जाएंगे, तो आप है ना इस पॉइंट एम से, सॉरी 15 √15 यूनिट नीचे भी जाओ तो आपको एक और पॉइंट मिलना चाहिए, तो यू विल हैव मल्टीपल आंसर्स, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज वेरी इजी, देखो करना कुछ नहीं है आपको, 5 - r cos थीटा करना है यहाँ पे, और कॉमा 5 - r sin थीटा, ऊपर अपन ने 5 + r cos थीटा करा है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा अपने को 5 - r कितना है, व्हाट इज आर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज √15, cos थीटा का वैल्यू अपने को पता है कितना, -1/√5 रख दो, अगर रख दोगे -1/√5 तो ऐसा रख दोगे है ना, कॉमा यहाँ पे आ जाए 5 - r sin थीटा, r कितना है √15, और sin थीटा कितना है, sin थीटा इज 2/√15, तो यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू रख दो 2/√15, ठीक है। काटापिटी मचाएंगे अगर अपन तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 × 15 और माइनस माइनस प्लस 5 + 3 8 कॉमा, यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पे √5 आएगा ना, 5 3 × 15 और 3 टाइम्स कटेगा, फिर 3 2 6, 5 - 6 कितना होता है -1, तो 8 -1, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 8 -1 भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 8 -1 भी हो सकता है, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पहले आप इसको लिख लो, बहुत पुराना क्वेश्चन है आईआईटी के एग्जाम का। अच्छा एक और क्वेश्चन है वो अपन कल करेंगे, और कल अपन फैमिली ऑफ लाइंस चालू करेंगे, तो अपना ये जो भी टॉपिक है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, चैप्टर ही खत्म होने वाला है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का सबसे मुश्किल टॉपिक यही कहलाता है, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है अगर अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डीपीपी नंबर 4 से होमवर्क मैं आज दूंगा आपको, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं और एक डीपीपी का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 2 साइड्स ऑफ ए rhombus lying in first quadrant are given by y equals 3x/4 and y is equal to 4x/3 if the length of longer diagonal, if the length of longer diagonal OC is equal to 12 units, find the equation of other two sides.
ठीक है। और डीपीपी 2 का 9th क्वेश्चन भी चलो आप लोग खुद से एक बार और ट्राई करना अभी, है ना। दिस इज द 9th क्वेश्चन। ये भी पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है, डीपीपी नंबर 2। ठीक है। अच्छा, आपका होमवर्क जो है दैट विल बी डीपीपी नंबर 4 में आपको पहले ही दे चुका हूँ शायद, है ना। अब आपको क्या करना है, मॉड्यूल उठाना है आपको, और मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 45 तक सॉल्व करना है। 21 to 45 पूरा मॉड्यूल आपका कल की कल हो जाना चाहिए। जो भी बच्चा आज नहीं करेगा उसका होमवर्क पेंडिंग हो जाएगा, फिर उसका मॉड्यूल ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, बताइए टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, एनीवन? 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको आज की आज, और बहुत इजी क्वेश्चंस है। आप करोगे तो आपको मज़ा आएगा करने में, क्योंकि मॉड्यूल अपना और आसान है, डीपीपी से भी आसान है। ठीक है, तो मॉड्यूल के आप 21 से 45 क्वेश्चंस करेंगे। 1 to 20 क्वेश्चंस जो है मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन अपन ने डिस्कस नहीं करा है, और उसका लोड आपको नहीं लेना है। वो थोड़े से स्लाइटली डिफिकल्ट थे, ठीक है, वो करा दूंगा मैं, बट कल 21 to 45 अपन डिस्कस कर भी लेंगे। डीपीपी नंबर 4 तक आप कर चुके होंगे ऑफकोर्स, है ना। ये 2 क्वेश्चंस एंड दिस इज द होमवर्क, इतना आप करो, बाकी अपन ये चैप्टर बहुत जल्दी फिनिश कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू।